हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सी प्रोग्रामिंग सीरीज। दिस इज अनमोल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऑपरेटर्स की। तो सी प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट 20 ऑपरेटर्स हम इस पूरी वीडियो में देखने वाले होंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल, बिटवाइज और इसके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स भी हैं जो हम नॉर्मली सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो सभी कुछ हम इस वीडियो में कवर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। उससे भी पहले एक बात देखते हैं कि हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत क्यों और कहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। तो कभी भी फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। सो लेट्स से हमारे पास दो इंटीजर्स है ए एंड बी, ठीक है। int a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच में एक सिंपल एडिशन परफॉर्म करना, ठीक है। एडिशन मुझे सिर्फ दोनों नंबर्स को ऐड करके जो भी उनका आउटपुट है, लेट्स से मुझे वो एक किसी थर्ड वेरिएबल में सेव करना है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ भी टास्क करना है तो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, लेट्स से सी, और सिंपली मैं लिख दूंगा a प्लस बी, ठीक है। तो जो ये प्लस यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एक ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लस साइन है जो बेसिकली एडिशन के लिए यूज़ होगा, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल, ठीक है। ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल है। ऐसे ही करके कोई भी दूसरा ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल लेट्स से प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जिसके लिए हम एक एस्टेरिस्क का साइन यूज़ कर दें, जो भी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, अभी हम सिर्फ अरिथमेटिक में फोकस कर रहे हैं, तो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल हम यूज़ करेंगे वो हम दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स को यहाँ पे बोला जाता है ऑपरेंड्स, ठीक है। इनको बोला जाता है ऑपरेंड्स, और ये बीच में जो साइन हुआ है इसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो अगर प्रोग्रामिंग के टर्म्स पे सोचते हैं तो ए और बी यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं जिनमें दो डिफरेंट वैल्यूज सेव हुई है, ए में 5, बी में 7, ठीक है। तो जब मैं प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा, बैक एंड पे क्या हो रहा होगा, ए की वैल्यू सेव्ड होगी 5 और बी की सेव्ड होगी 7, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको मेमोरी में एक डेफिनेट पार्ट मिलेगा, एक डेफिनेट पोर्शन में वो नंबर सेव होगा और उस नंबर को हम डिनोट करेंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल से, राइट। तो जब मैं ए प्लस बी लिखता हूँ तो ए प्लस बी में क्या होगा, जो भी वैल्यू ए में सेव्ड है, ठीक है, जो भी वैल्यू बी में सेव्ड है, उन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में लेट्स से हम अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो कंपाइलर को पहले से पता होगा कि ठीक है, प्लस ऑपरेटर मतलब, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा और दोनों का एडिशन परफॉर्म करके मुझे दोनों का रिजल्ट रिटर्न करना है, ठीक है। अब वो एडिशन कैसे परफॉर्म हो रहा है ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा, उसको अभी के लिए थोड़ा साइड रखते हैं और अभी के लिए सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि ठीक है, हमारा रिजल्ट जो होगा वो सिंपली एक नॉर्मल एडिशन हमें रिटर्न हो, ठीक है। ऐसे करके हम डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटर्स 2 ऑपरेंट्स यूज़ करते हैं, कुछ 3 ऑपरेंट्स भी यूज़ करते हैं और कुछ सिंगल ऑपरेंट पे भी ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो सभी कुछ इस वीडियो में एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली जो मेनली सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगे, वो सबसे पहला होगा प्लस, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, एडिशन ऑपरेटर। उसके बाद माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। दो वैल्यूज़ को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं उनके बीच में एक माइनस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं 7-5 लेट से मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 7-5 जो कि दो वैल्यूज़ के बीच में ऑपरेशन है, ठीक है। 7 इज़ अ वैल्यू, 5 इज़ अ वैल्यू और दोनों के बीच में मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सिमिलरली अगर मुझे a माइनस बी करना है, जहाँ पे एक ऑलरेडी यूज्ड या डिक्लेयर्ड वेरिएबल है और b भी एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल है जिसकी कुछ वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी है, तो मैं जब a माइनस बी करता हूँ तब भी वैल्यूज़ का ही सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। मतलब अगर कंपाइलर के पर्सपेक्टिव में सोचो कि कंपाइलर को हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया जिसको a माइनस बी परफॉर्म करना है, उसको कैसे पता होगा a क्या है b क्या है, राइट। तो जो भी a हमने डिक्लेयर किया हुआ है तो यहाँ पे आपको a पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप डायरेक्टली एक वेरिएबल यूज़ करते हो int c विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, और आप अज्यूम कर रहे हो a में 7 स्टोर्ड है, b में 5, तो ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा a की क्या वैल्यू है और b की क्या वैल्यू है। अगर ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, तो अब देखो कंपाइलर को ये नहीं पता होगा ना कि a में क्या वैल्यू सेव्ड है, लाइक व्हाट इज़ a। कंपाइलर के हिसाब से तो a कुछ है ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं चला अभी तक क्योंकि आपने a डिक्लेयर नहीं किया था। तो ये करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते बाकी ऑपरेटर्स को देखते हैं। इसके बाद आता है एक एस्टेरिस्क, जिसको बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है प्रोग्रामिंग में, स्पेसिफिकली सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है।
तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। और डिवीजन के लिए मेरा एक सिंगल स्लैश यूज़ होता है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसको मैं बोलता हूँ मॉड्यूलो। इट लुक्स लाइक अ परसेंटेज साइन, ठीक है, बट इसका जो काम है वो परसेंटेज निकालने का नहीं है, बल्कि मॉड्यूलो ऑपरेटर इसको हम कहते हैं, ठीक है। अभी मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है इसको जाके देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप मॉड्यूलो ऑपरेटर की बात करोगे, ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर गेटिंग द रिमाइंडर, ठीक है। अगर कभी भी आपको दो नंबर्स के बीच में रिमाइंडर निकालना है तो वहाँ पे आप मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करो। सर व्हाट इज़ रिमाइंडर? तो जब भी मैं दो नंबर्स का डिवीजन परफॉर्म करता हूँ, जो भी नंबर लेफ्ट, ये शायद काफ़ी बेसिक मैथमेटिक्स है, तो कभी भी जब मैं दो नंबर्स का डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ, जो भी एक लास्ट में एक वैल्यू बचती है, ठीक है, अब अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो वो ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा लास्ट में, पर अगर उस पर कुछ वैल्यू बचती है, फॉर एग्जांपल मैंने 12 को डिवाइड किया 5 से, ठीक है, 12 को डिवाइड किया 5 से, तो 12 डिवाइडेड बाई 5 अगर मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 12 बाई 5 आएगा 5 टू द 10.4, राइट, 2.4 आंसर आ जाएगा। बट अब अगर मैं एक इंटीजर में सेव कर रहा हूँ ये आंसर सी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं एक इंटीजर में ये आंसर सेव कर रहा हूँ तो 2.4 एक इंटीजर वैल्यू तो नहीं है, राइट, 2.4 इज़ अ डेसिमल वैल्यू, तो 2.4 को मैं एक इंटीजर में नहीं सेव कर सकता, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या होगा, 0.4 इग्नोर हो जाएगा और 2 ही बेसिकली यहाँ पे इंटीजर पार्ट सेव हो पाएगा, ठीक है। और अगर इस 2.4 को सेव करना है तो ये फ्लोट वेरिएबल में यूज़ करूँगा और वहाँ पे ये सेव करूँगा। बट यहाँ पे फोकस ये नहीं था, यहाँ पे फोकस ये था कि अगर मुझे ये रिमाइंडर इसमें, अच्छा इसमें रिमाइंडर क्या है, 12/5 करोगे तो 2 इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। परफेक्टली डिवाइड करने में लास्ट में जो भी नंबर बचा इस नंबर से छोटा, 5 से छोटा जो भी लास्ट में नंबर बचेगा उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं जनरल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो अगर मुझे वैल्यू चाहिए उसके लिए मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करूँ, ठीक है, परसेंटेज साइन से ये डिनोट होता है। और अगर मैं यहाँ पे करता 12 मॉड्यूलो 5 तो मेरा आंसर बेसिकली आ जाता 2, ठीक है, क्योंकि जब आपने 12 को 5 से डिवाइड किया तो जो भी रिमाइंडर वैल्यू आई वो क्या है, वो यहाँ पे 2 है, 5 2 ज़ा 10 बचा अपने पास एक वैल्यू 2, ठीक है। तो ये 5 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो काफ़ी वाइडली यूज़ होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। अब आगे चलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो सी प्रोग्रामिंग में मेरे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं मेनली, ठीक है। सबसे पहले आता है लॉजिकल एंड, जिसको मैं डबल एम्परसेंड से डिनोट करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद आता है और ऑपरेटर जिसको मैं डबल वर्टिकल पाइप से डिनोट करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा और ऑपरेटर, ठीक है। और एक तीसरा ऑपरेटर है जिसको मैं बोलता हूँ नॉट, जो कि एक सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट होता है और इसको मैं बोलूँगा नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं तीनों ऑपरेटर से क्या क्या काम है। तो एक चीज़ आपने काफ़ी सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल, राइट। तो अगर हम एंड की ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो अगर एंड ऑपरेटर के पास 2 वैल्यूज़ आती है, लेट्स से 0 और 1, ठीक है, और मैं एंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो 0 एंड 1 को हम बोलते हैं 0, ठीक है। 0 एंड 0 को बोलते हैं 0, 1 एंड 0 को बोलते हैं अगेन 0, और 1 एंड 1 को बोलते हैं 1, ठीक है। तो सिंपली एंड ऑपरेटर के लिए आपका एंड ऑपरेटर ऐसे डिनोट होगा और यहाँ पे एक ऑपरेंड आएगा, यहाँ पे एक ऑपरेंड आएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कंडीशन भी हो सकती है, ऑपरेंड भी हो सकता है, बट एट द एंड मैं लेट्स से उसको 0 और 1 से अगर डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। 0 मतलब वो अगर कंडीशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो 0 मतलब वो कंडीशन फॉल्स है, 1 के रिस्पेक्ट में बात करें मतलब कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब वो कंडीशन कैसे आ जाएगी उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए अगर ये ट्रुथ टेबल को अगर मैं और डिफाइन करूँ तो 0 एंड 1 को मैं बोलता हूँ 0। तो एंड ऑपरेटर के अगर आप देखोगे तो कोई भी एक ऑपरेंड, ठीक है, कोई भी एक ऑपरेंड अगर 0 होता है तो मेरा एंड में जो मेरा रिजल्ट होगा वो 0 आएगा, ठीक है। 1 एंड ऑपरेटर तभी देगा जब मेरी दोनों वैल्यूज़, ये दोनों कंडीशंस लाइक ट्रू होती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, तभी मेरा फाइनल आउटपुट एंड के साथ 1 आएगा जो कि ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 0 मान लो अगर फॉल्स है, ठीक है, 1 मान लो अगर ट्रू है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 0 मतलब फॉल्स ही होता है, 1 मतलब ट्रू ही होता है, बट प्रोग्रामिंग में
एक काफ़ी बेसिक फंडा है कि कभी भी कोई वैल्यू अगर नल होती है या ज़ीरो होती है तो उसको मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, आई कैन ट्रीट इट एज फॉल्स, ठीक है। और कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू, एनी वैल्यू विच इज़ नॉट ज़ीरो कैन बी ट्रीटेड एज ट्रू, ठीक है। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा या यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी जो ट्रू है। कंडीशंस के बारे में बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर में कि कैसे हम कोई कंडीशन डिफाइन करते हैं और कैसे वो ट्रू है फॉल्स रिटर्न करती है, ठीक है। तो जब भी मैं कोई कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ और लेट्स से वो कंडीशन देती है ट्रू, और यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ लेट्स से वो कंडीशन देती है फॉल्स, तो क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे कोई कंडीशन होगी जिसका आउटपुट ट्रू होगा, यहाँ पे कोई कंडीशन होगी जिसका आउटपुट फॉल्स होगा। उनके बीच में अगर कोई एंड ऑपरेटर है तो आउटपुट में ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स ही आएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 0 मान लेता हूँ, तो इसका मतलब आउटपुट में मेरा 0 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम और ऑपरेटर की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम और ऑपरेटर की बात करते हैं तो और ऑपरेटर काइंड ऑफ बिहेव्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एंड, ठीक है। एक सेकेंड उसको एडिट करते हैं, अब आगे चलते हैं। अगर मैं और ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में बात करूँ, 0 और 1 इज गोइंग टू गिव मी 1। इसका मतलब अगर एक कंडीशन मेरा ट्रू दे रही है, एक कंडीशन मेरा फॉल्स दे रही है, और दोनों के बीच में अगर मैं और ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू ही होगा। एंड के केस में वो फॉल्स था, ठीक है। तो 0 और 1 हम बोलते हैं 1, ये और की ट्रूथ टेबल है। 1 और 0 को हम बोलते हैं अगेन 1, ठीक है। 0 और 0 के केस में ही आउटपुट हमारा 0 आता है और के केस में, और 1 और 1 को हम बोलते हैं 1, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल अगर और की दोबारा बात करें तो उसमें आता है कोई भी एक ऑपरेंड अगर 1 है, देखो कोई भी एक ऑपरेंड या कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, मे बी इट इज़ लेफ्ट मे बी इट इज़ राइट, देन आउटपुट में आई एम गोइंग टू गेट अ ट्रू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, आउटपुट में क्या है 1, क्यों? क्योंकि एक ऑपरेंड 1 था, किसके केस में? और के केस, ठीक है। तो 0 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ये हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, एंड, और नॉट। तो अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है? बेसिकली ये एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। तो मैं एक ऑपरेंड स्पेसिफाई करूँगा और ये एक रिजल्ट देखा। अब रिजल्ट क्या देता है? तो अगर मेरे पास कोई भी एक कंडीशन है, ठीक है, ये लेट्स से ये कंडीशन थी, लेट्स से इस यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी और इसके आगे मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये कंडीशन या अगर ये वैल्यू ट्रू है तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। मतलब कि अगर मैं नॉट ऑपरेटर 0 के साथ यूज़ करता हूँ तो आउटपुट में मेरा आएगा 1। अगर मैं नॉट ऑपरेटर 1 के साथ यूज़ करता हूँ तो आउटपुट में आएगा 0। मतलब बेसिकली नॉट को आप एक निगेशन की तरह ले सकते हो। निगेशन मतलब उसी की ऑपोजिट। अब 0 और 2 और फॉल्स है, अगर 2 केसेस है तो ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, फॉल्स नहीं है तो ट्रू होगा, राइट। तो अगर मैं नॉट ऑपरेटर 2 के साथ यूज़ करता हूँ तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब, ठीक है, नॉट ऑफ फॉल्स नॉट ऑफ ट्रू। तो कंक्लूड करें अगर नॉट ऑपरेटर को, तो वो बेसिकली उसकी निगेटेड वैल्यू, मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू को ऑपोजिट, ट्रू का निगेशन क्या होता है? फॉल्स, फॉल्स का निगेशन, ठीक है। और एक सिंगल ऑपरेंड पे यूज़ होगा। तो इस देखो, जैसे मतलब एंड अगर हम यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे 2 कंडीशन चाहिए, 2 वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे थे, राइट। और जब हम नॉट को यूज़ करते हैं यहाँ पे हम एक सिंगल कंडीशन या सिंगल वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या है? रिलेशनल मतलब कोई भी कंपैरिजन जब मुझे कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स विच आर हेल्पफुल फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन। अब वो कंपैरिजन कैसे कैसे हो सकते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स है उसमें सबसे पहले आता है ग्रेटर देन, ठीक है, फिर आता है लेस देन, फिर एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और एक और वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं डबल इक्वल टू, और एक लास्ट ऑपरेटर जिसको कहते हैं नॉट, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। एक एक करके बात करते हैं इन सब की।
तो मैं ना एग्जाम्पल में ले लेता हूँ दो वैल्यूज़, लेट्स से ए इज़ अगेन 7, बी इज़ 5, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेटर चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो ए की वैल्यू क्या है 7, बी की वैल्यू मैंने जो असाइन करी है वो क्या है 5। तो ये क्या करेगा, ये करेगा इस 7, ठीक है, इस 7 ग्रेटर देन 5, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है कि बिकॉज वी नो 7 इज ग्रेटर देन 5, सो दिस ऑपरेटर इज गोइंग टू गिव मी ट्रू इन रिटर्न, ठीक है। इस चीज़ की हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में कि कैसे कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। तो जब भी मैं कोई ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा हूँ, राइट, सी प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो एट द एंड वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। वो अगर जैसे मान लो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट में देते हैं कोई नंबर, ठीक है। एडिशन होगा तो ऐड करके देगा, सब्सट्रैक्शन होगा तो माइनस करके देगा, ठीक है। वैसे ही लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब इसके बारे में हम कोड में देखेंगे कि कैसे ट्रू और फॉल्स आते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो पार्ट होगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। बट अभी के लिए अगर सिंपल इस ऑपरेटर के बाद देखें तो यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ए इज़ ग्रेटर देन बी यहाँ पे इस केस में ट्रू है, तो ये ऑपरेटर मुझे सिंपली रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है, जिसको हम 1 से डिनोट कर देते हैं, नॉन जीरो वैल्यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रू मतलब नॉन जीरो वैल्यू, फॉल्स मतलब जी, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो यहाँ पे मेरा ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे करूँगा ए इज़ लेस देन बी, तो ए की वैल्यू क्या है 7, बी की वैल्यू क्या है 5, तो इस 7 लेस देन 5 नो, ठीक है, 7 इज़ नॉट लेस देन 5, सो ये चीज़ मेरा यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर, ठीक है। अभी हम यही सारी चीज़ जितने भी ऑपरेटर्स हैं फटाफट एडिटर पे जाके भी देखेंगे, बट पहले एक बार एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि कैसे कौन सा ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। फिर बात आती है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर की। तो इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन को कंबाइन कर दो इक्वल टू के केस के साथ, ठीक है। लेट्स से ए की वैल्यू थी 6, बी की वैल्यू थी 6, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो ये ट्रू है नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है, इट्स नॉट ग्रेटर, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, सो ये यहाँ पे मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स इस केस में, ठीक है, जब ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 6। पर अगर मैं ये यूज़ करता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कि क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है या बी से बड़ी है। अब देखो इसका मतलब होता है या तो ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी और ए कैन बी इक्वल टू बी, ये चीज़ हम डबल इक्वल टू में नीचे स्पेसिफाई किया हुआ है मैंने, वहाँ पे देखेंगे। बट अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू को ब्रेक डाउन करूँ तो इसका मतलब है कि या तो ये ट्रू होना चाहिए या ये ट्रू होना चाहिए, कि या तो ए की वैल्यू बी के बराबर हो या ए की वैल्यू बी से बड़ी। अब देखो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि ए की वैल्यू बी से बड़ी भी होगी और बराबर भी होगी, ठीक है। काफ़ी कॉमन बात कह दी है तो मैंने कि ए की वैल्यू बी की या तो बराबर होगी या बी की बड़ी होगी या छोटी होगी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ए इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी, ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन बी, ऑब्वियसली, राइट। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये कि या तो जो पहला ऑपरेंड है इसका, लेट्स से ए, या तो इसकी वैल्यू दूसरे ऑपरेंड से बड़ी होगी या बराबर होगी, कोई भी एक केस भी ट्रू होगा तो ये कंडीशन मेरा ट्रू रिटर्न करेगी, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बिकॉज सी इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। अब इस केस में जहाँ पे ए की वैल्यू 7 थी, बी की वैल्यू 5 थी, अगर मैं लिखता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है बट ग्रेटर है। तो मैंने जैसा बोला था कि ए की वैल्यू या तो बी से बड़ी होगी या बी के बराबर होगी, तो ये भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर की। तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट बन जाता है इसके ऊपर वाले के। ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्या करेगा, ये चेक करेगा कि या तो ए की वैल्यू बी के बराबर होनी चाहिए या ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए, तभी मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। दिस इज़ व्हाट दिस ऑपरेटर सेज, ठीक है। तो अब ये बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा बेस्ड ऑन वट एवर द वैल्यू इज। तो अगर 6 और 6 वाले केस की बात करेंगे तो उस केस में ट्रू आएगा। 7 और 5, जब ए की वैल्यू 7 थी, बी की वैल्यू 5 थी, तो 7 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो उस केस में मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अब आता है हमारा डबल इक्वल टू, ठीक है। तो देखो प्रोग्रामिंग में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है डबल इक्वल टू, स्पेशली अगर हम सी की बात करें वर्सेस इक्वल टू, ठीक है। तो ये इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर,
ठीक है। वेरिएबल्स वाले सेक्शन में जहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं वहाँ पे हम ऑलरेडी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। इक्वल टू ऑपरेटर कि मैंने कोई एक वेरिएबल यूज़ किया ए और असाइन की उसमें वैल्यू 7 या 8 या कुछ भी, ठीक है। तो दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इज बेसिकली यूज टू असाइन सम वैल्यू। ये जो डबल इक्वल टू है ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा वेदर द टू वैल्यूज ए एंड बी आर इक्वल और नॉट, ठीक है। इस तो देखो ग्रेट, जितने भी हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स बात किए ना अभी तक, वो सारे ही दो ऑपरेंट पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंट पे काम नहीं करता। दोनों किसी भी ऑपरेटर के लिए स्पेशली रिलेशनल की बात करूँ तो 2 ऑपरेंट चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो डबल इक्वल टू क्या करेगा, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा लेट्स से, यहाँ पे एक नंबर लिखा बी, तो अभी चेक करेगा वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, वेदर ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है या नहीं। अगर ये वैल्यू इक्वल होगी तो मेरे पास ट्रू आएगा, और अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो ये मेरे पास फॉल्स है, ठीक है। अब लास्ट वाला ऑपरेटर देखते हैं रिलेशनल में, जिसको कहते हैं हम नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है डबल इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू में क्या होता है, नॉट इक्वल टू बेसिकली ये भी कंपैरिजन ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये भी कंपेयर ही करेगा कि क्या दो वैल्यूज़, जो दो इसके ऑपरेंट्स हैं, क्या वो दो वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं। अब देखो अगर वो इक्वल होंगी तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। तो जो ये लास्ट के 2 ऑपरेटर्स हैं, इनको आप कह सकते हो कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कि जो ऊपर वाला ऑपरेटर है डबल इक्वल टू, ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है वेदर द टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, एंड इफ दे आर इक्वल इट इज़ गोइंग टू रिटर्न मी ट्रू। अगर वो डबल इक्वल टू में जो भी 2 ऑपरेंड आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो मुझे मिलेगा ट्रू या 1, और अगर नहीं इक्वल तो फॉल्स। पर नॉट इक्वल टू क्या करता है, नॉट इक्वल टू क्या करता है, वो कहता है अगर वो 2 वैल्यूज इक्वल हैं तो मैं फॉल्स रिटर्न करूँ, क्योंकि मेरा काम है चेक करना कि वो इक्वल ना हो, ठीक है। और डबल इक्वल टू कहता है मेरा काम है कि चेक करना कि वो वैल्यूज इक्वल हो, तो अगर इक्वल होंगी मैं ट्रू करूँगा, नॉट इक्वल टू होंगी फॉल्स करूँगा। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या कहता है, वो कहता है अगर वो 2 वैल्यूज़ इक्वल हैं तो इसका मतलब फॉल्स है, क्योंकि मेरा काम है, जो मैं ऑपरेटर हूँ, मेरा काम ये है कि मुझे चेक करना है कि वो 2 वैल्यूज़ इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो इक्वल नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये 2 वैल्यू, स्पेसिफिकली ये 2, इन दोनों का यूज़ केस, ठीक है। तो एक बार दोबारा लास्ट वाला केस डिस्कस करते हैं। तो जब नॉट इक्वल टू की बात करता हूँ, नॉट इक्वल टू रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब वो 2 वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। 2 वैल्यूज़ अगर इक्वल नहीं है और मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, तब उस केस में मेरे पास ट्रू आंसर आएगा, वरना फॉल्स। क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू का काम है ये चेक कर रहा है कि वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल नहीं है तो मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, और इक्वल है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर वाला ऑपरेटर डबल इक्वल टू इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट था। आई होप काफ़ी ज़्यादा हमने इस पर डिस्कशन कर लिया है, तो ये लास्ट के 2 ऑपरेटर्स भी क्लियर हो, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो बिटवाइज आप काफ़ी कॉमनली यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में जिसको कहते हैं बिट मैनिपुलेशन, ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे हम डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ एक डेफिनेट पार्ट है, ठीक है। काफ़ी यूज़ केसेस भी हैं, जैसे अगर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की बात करते हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये कुछ भी, ठीक है, आप सबसेट जनरेशन, ये सारे टॉपिक्स जब आप थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। वैसे कॉमनली ये यूज़ नहीं होता, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जिनको मैं सी में यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले होता है बिटवाइज एंड, ठीक है। ये क्या है, ये बिटवाइज एंड है। अब इसको ये मत सोच लेना सर ये एंड तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था, ये फिर से आ गया, ये फिर से नहीं आया, ये बिटवाइज एंड है, ठीक है। ये सिंगल एम्परसेंड को यूज़ करा, तो यहाँ पे एक ऑपरेंड आएगा, यहाँ पे ऑपरेंड आएगा, उसमें ये कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसके बारे में बात है, ठीक है। फिर आता है बिटवाइज और, ठीक है, इसको कहते हैं हम बिटवाइज और, ठीक है। फिर एक होते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं डबल, मतलब मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ डबल एंगल ब्रैकेट से, ठीक है। ये 2 बार यूज़ कर रहा हूँ तो इसको कहता हूँ राइट शिफ्ट ऑपरेटर।
राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक हैं जो हम बिटवाइज में काफ़ी देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो अगर आपको बाइनरी नंबर्स का कुछ आइडिया होगा, ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है बाइनरी नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 101। ठीक है, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 100। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है ना वो बिट लेवल पे काम कर रहे होते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी एक ये 5 है, ठीक है, ये एक 32 बिट नंबर होगा, 32 बिट इंटीजर होगा। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वेरिएबल्स और नंबर्स पे, जहाँ पे हमने बात किया था कि कैसे हम एक इंटीजर को सेव करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये 32 बिट का इंटीजर है, तो यहाँ पे 32 बिट्स यूज़ होंगी जिसकी लास्ट 3 बिट 101 होंगी, और 4 के केस में उसकी लास्ट 3 बिट 100 होगी। बाकी सारी 29 बिट्स 0 हैं। ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा। तो अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ पे बिटवाइज एंड यूज़ करता हूँ तो ये बिट बाय बिट काम करेंगे। तो ये सबसे पहले बिट पे जाएंगे, करेंगे 1 and 0, सॉरी। ठीक है, तो 1 and 0 हमने देखा था ट्रुथ टेबल में, उसका आता है आंसर 0। फिर 0 and 0 अगेन 0, और 1 and 1 आता है 1। तो जो आंसर आएगा वो 100 है। बेसिकली ये बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो अगर इसको डेसिमल में करेंगे तो ये 4 है। तो 5 and 4 का जो रिजल्ट होगा वो आएगा 4। ठीक है, वैसे और जो होगा वो बिटवाइज काम करेगा, बट वो और परफॉर्म कर रहा होगा। तो अगर हम इसकी और की बात करते हैं तो क्या था, 1 और 0 इज़ 1, 0 और 0 इज़ 0, 1 और 1 इज़ 1। तो उस केस में आंसर होता है 5। ठीक है, राइट शिफ्ट में क्या होता है ना, जैसे मान लो ये 5 था, इसको मैंने अभी बताया कि ये सारे इनिशियल 29 बिट ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है, और लास्ट की 3 बिट 101 होगी। तो जब मैं राइट शिफ्ट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ सारी बिट्स को एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये अगर मैं सिर्फ लास्ट की 3 बिट्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ, लेट्स से ये 3 बिट्स थे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 101, मैं बोल रहा हूँ राइट शिफ्ट मतलब तीनों को एक एक वैल्यू राइट शिफ्ट करता हूँ। तो ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 1 डिस्कार्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0। अगेन आई एम स्पेसिफाइंग कि मैं सिर्फ 3 बिट के रिस्पेक्ट में बात करूँ। इनिशियल हम ये एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे लगाएंगे और राइट शिफ्ट एक एक बिट को करवा। ठीक है, तो 5 को अगर मैंने राइट शिफ्ट किया, जो 101 उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था, तो आंसर आएगा 010 विच इज़ 2। ठीक है, तो राइट शिफ्ट में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं बाई 2 से। आप ऐसे भी याद कर सकते हो उसको कि अगर मैं करता हूँ 5 राइट शिफ्ट 1, इसका मतलब 5 को राइट शिफ्ट किया बाय पोजीशन ऑफ 1, तो आंसर मेरा जो आएगा वो आएगा 5/2। इंटीजर डिवीजन में इसका आंसर होगा। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट में इसको ऑपोजिट केस देखने को मिलेगा। तो जैसे 101 है, लेफ्ट शिफ्ट में ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे और भी कोई बिट्स होंगी, तो ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक आ जाएगा एक्स्ट्रा 0 क्योंकि ये वाली पोजीशन खाली होगी। ठीक है, तो अब जो ये वैल्यू थी 5, ये कितनी बनी, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1010 को कहते हैं 10 डेसिमल में। ठीक है, तो 5 को अगर मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया एक पोजीशन से तो आउटपुट आया मेरा 10। ठीक है, सो 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 इज 10। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 5 जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है वो बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 2। ठीक है, अगर एक बार मैं लेफ्ट शिफ्ट एक पोजीशन पे करता हूँ तो वो मेरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो वो डिवाइड कर रहा है बाई 2 से। दिस इज़ अ वेरी ईजी वे to remember the operators part, sorry, the left shift and the right shift part. ठीक है, तो अब चलते हैं एडिटर पे और एक एक करके सारे ही ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में और कैसे आउटपुट आए। ठीक है, तो वही 2 वैल्यूज़ मैं लेके चल रहा हूँ, int A7 B5। ठीक है, और अब मैं इसी पे सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ठीक है, जो ये मैंने लाइन 6 में 2 स्लैश किया और ये ग्रीन कलर में जो अपीयर हो रहा है ये होता है कमेंट। कमेंट क्या होता है, अगर पूरे कोड में मुझे कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स ऐड करनी है जो मैं चाहता नहीं हूँ कि एग्जीक्यूट हो। ठीक है, जब कंपाइलर रन करेगा कोड तो मैं नहीं चाहता कि कंपाइलर उस कोड उस वाली लाइन उन लाइन्स को देखे, तो उनको मैं
सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ये 2 स्लैश, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए सी में हम यूज़ करते हैं स्लैश देन एस्टरिस्क देन अगेन एस्टरिस्क और स्लैश, ठीक है। तो अब इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूँगा मल्टी लाइन्स, ये सारे कमेंट्स हैं, ठीक है, दीज ऑल आर कमेंट्स। तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। मल्टी लाइन मतलब मोर देन वन लाइन को मैं एक साथ ही कमेंट करते रहो। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट था, ठीक है। और ये जो 2 स्लैश हैं अगर उनको यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब मैं सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आंसर, और इसी पे मैं वैल्यू बार बार इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है। तो प्रिंटफ अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा आंसर इक्वल्स टू a प्लस बी किया, ठीक है। a प्लस बी में जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर में सेव हो गई। और लेट से अब मुझे आंसर की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं इंटीजर का आइडेंटिफायर लिखूँगा विच इज़ %d, और लेट से मैं एक इंफॉर्मेशन और सेव कर रहा हूँ एडिशन रिजल्ट, या आफ्टर ऐड मुझे ये नंबर मिला d विच इज़ नथिंग बट आंसर, ठीक है। कोड को करते हैं सेव और फिर इसको करते हैं रन। तो ऐड के बाद मेरा रिजल्ट आया 12, मतलब जब मैंने 7 + 5 किया आउटपुट आया 12, ठीक है। और अब सिमिलरली एक और काम करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। और फिर मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखूँगा सब्ट्रैक्ट और %d आंसर, ठीक है। रन किया तो आंसर आया 7 - 5 विच इज़ सॉरी मैं एंड लाइन कैरेक्टर यूज़ करना भूल गया। तो एंड लाइन कैरेक्टर कब यूज़ करते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं एक लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद लाइन एंड हो जाए तो उसके बाद वाला जो भी आउटपुट होगा वो एक नई लाइन पे आएगा, तो तब मैं एंड लाइन कैरेक्टर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इस कोड को सेव करके रन करता हूँ तो अब देखो ऐड 12 लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद मैंने लाइन एंड कर लिया, फिर आ गया मैं नई लाइन पर और मैंने सब्ट्रैक्ट 2 सेव कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट 2 के बाद कुछ भी डेटा प्रिंट होगा वो भी नई लाइन में होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे भी एंड लाइन यूज़ किया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और अब देखो लाइन नंबर 8 पे मैंने आंसर पे सेव किया 12, लाइन नंबर 10 पे मैंने उस पर ओवरराइड किया विद वैल्यू ऑफ a - b विच इज़ 2, ठीक है। तो ऐसा मैं सोचना सर मैं आंसर को बार बार यूज़ कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू मैंने आंसर में सेव करी मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूँ। हम डिफरेंट वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक इट वुड मेक अ वेरी लार्ज सेंस। मतलब मोटिव बस ये है कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब दिखाना है, ठीक है। अब ऐसा मैं सोचना है कि ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा मैं वापस से उसको लिख रहा हूँ। देखो मैंने डिक्लेयर एक ही बार किया, डिक्लेयर मैंने लाइन नंबर 7 पे एक बार कर दिया, अब मैं उसको यूज़ बार बार कर रहा हूँ, उस पर वैल्यूज़ ओवरराइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख सकता हूँ। तो मैं फटाफट इसको कॉपी करके 2 सेट बना के यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब लेट्स से आंसर इक्वल टू a × b किया और उसके बाद आंसर इक्वल टू a / b किया, तो ये है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई और ये है डिवीजन, ठीक है। तो अब सेव किया, रिजल्ट देखते हैं। देखो 7 + 5 12, 7 - 5 2, 7 × 5 35 और 7/5 का आंसर आता है 1। क्यों? क्योंकि जब मैं 7/5 करता हूँ ना तो 7 एक इंटीजर है, a बेसिकली एक इंटीजर था 7 और b भी एक इंटीजर था 5, ठीक है। तो इंटीजर बाय इंटीजर का सी प्रोग्रामिंग में रिजल्ट सेम होगा इंटीजर। तो 7/5 क्योंकि दोनों इंटीजर्स थे तो उनको डिवाइड किया तो वैसे रिजल्ट आता 1.2, राइट, सॉरी 1.4, माय बैड। तो 1.4 रिजल्ट आता, बट इस केस में क्यों सिर्फ 1 आ रहा है, क्योंकि मैं 1 पॉइंट के बाद जो डेसिमल वाला पार्ट है वो इग्नोर करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही सेव होगा, ठीक है। तो एक बहुत ही क्विक चेक आपके लिए, अगर आपको 7/5 का फ्लोट पूरा डेसिमल नंबर सेव करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो 7/5 को अगर आपको सेव करना है ना तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, इस केस को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो लेट्स से मुझे लिखना है 7/5 को अगर मुझे सेव करना है, तो आप बताना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो
और सोचो अगर मुझे 7/5 का डेसिमल रिजल्ट सेव करना है तो मैं कैसे कर सकूँ, ठीक है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं फ्लोट ऐसे करके करता हूँ, फ्लोट लेट्स से फ्लोट रिजल्ट इक्वल्स टू a/b, ठीक है। और अब अगर मैं फ्लोट सेव करना है तो f करूँगा और यहाँ पे सेव करता हूँ अगर रिजल्ट विच इज़ रेस्ट वेरिएबल, ठीक है। इस लाइन को हटा दे। तो एक बार पॉज करो और सोचो कि ये आंसर सही आएगा कि नहीं, ठीक है। मैं रन करके दिखाता हूँ। तो मेरा अब एक आंसर आता है 1.000, बट अभी भी वो 1.4 वाली वैल्यू जो एक्चुअल आंसर था वो नहीं आती। क्यों, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं 7/5 करता हूँ, ठीक है, जब मैं 7/5 परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो 7/5 की वैल्यू, अगर 7 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, क्योंकि मैंने a और b 2 वेरिएबल्स बनाए और दोनों इंटीजर्स डिफाइन किए, तो a/b का जो रिजल्ट होगा वो एक इंटीजर ही होगा। क्यों, क्योंकि a और b मैंने इंटीजर डिफाइन किया। तो जब आप इस रिजल्ट को एक इंटीजर में सेव करोगे तो आंसर आएगा सिर्फ 1, ठीक है। पर अगर आप इसको फ्लोट में करोगे तो अभी भी सेव तो 1 ही हो रहा है ना, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं जब a/b करता हूँ ना तो पहले रिजल्ट कैलकुलेट होगा। रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा, a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a/b आ जाएगा, इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर आया 1। इस 1 को अगर आप इंटीजर में सेव करोगे तो आंसर होगा सिर्फ 1। इस 1 को अगर आप फ्लोट में सेव करोगे तो आंसर होगा 1.000। दैट इज़ वाई जब मैं एक इंटीजर में इसको सेव कर रहा था तो सिर्फ 1 आया था और फ्लोट पे आया तो 1.000। अभी भी 1.4 इसलिए नहीं आया क्योंकि इंटीजर डिवीजन हुआ a और b, क्योंकि मैंने दोनों इंटीजर डिफाइन किए थे, ठीक है। कि अगर आपको इंटीजर डिफाइन, अगर आपको फ्लोट एज अ रिजल्ट चाहिए तो आपके a या b में से कोई एक फ्लोट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करके ट्राई कर लेते हैं, एक नया नंबर लेते हैं c विच इज़ इक्वल टू 7। अब अगर मैं c/b करता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं c/b करता हूँ, इसको सेव करके रन करते हैं तो देखो आंसर आता है 1.400। क्यों, क्योंकि अब c एक फ्लोट है, तो c या b में से बेसिकली 2 ऑपरेंड में से कोई भी एक नंबर अगर फ्लोट हो, दोनों भी हो गए तो ठीक है, कोई एक भी होगा तो भी ठीक है। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा तो फ्लोट बेसिकली, उसको वापस आईडी पे चलते हैं, सॉरी एडिटर पे चलते हैं। तो देखो इंट बाय इंट इज एन इंटीजर, ठीक है। फ्लोट बाय फ्लोट या फ्लोट बाय इंट इज अ फ्लोट, इज अ फ्लोट। वैसे इंट बाय फ्लोट फ्लोट होगा और फ्लोट बाय फ्लोट भी फ्लोट। अब ये आंसर आता है फ्लोट में। अब दूसरा पार्ट आता है जब आप इसको सेव कर रहे होते हैं, तो अगर आप इस फ्लोट को इंटीजर में सेव करोगे, ठीक है, जो कि मैं एक बार एडिटर पे करके दिखाता हूँ कि मेरा नंबर C7 था, ठीक है, वो फ्लोट है तो फ्लोट बाय b इंटीजर है तो फ्लोट बाय इंटीजर फ्लोट होगा, ठीक है। अब इस फ्लोट बाय इंटीजर को, जो कि आंसर आएगा एक फ्लोट, उस फ्लोट को मैं एक इंटीजर वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। देखो आंसर क्या आता है, आप ध्यान से देखें, एक सेकंड सेव नहीं किया, देखो आंसर फिर से आया 1 डिवीजन का 1। क्यों, इस बार 1 आने का रीज़न कुछ और है। इस बार 1 आने का रीज़न ये है कि मैंने c एक फ्लोट नंबर था, b मेरा एक इंटीजर नंबर था, फ्लोट बाय इंटीजर मैंने किया फ्लोट, ठीक है, विच लाइक द रिजल्ट कम्स आउट टू बी फ्लोट, बट उस फ्लोट को मैं एक इंटीजर में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंटीजर, क्योंकि मैंने लिखा है कि रेस जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर है, तो उसमें इंटीजर ही सेव करोगे, राइट। अगर आप उसमें एक फ्लोट सेव करने का ट्राई करोगे तो उसमें डेसिमल पार्ट उसका इग्नोर हो जाएगा। तो 1.400 आप सेव करने जा रहे हो, बट डेसिमल पार्ट क्योंकि इग्नोर हो गया तो आंसर आया 1। बट इससे जो पुराना वाला केस था, जब मैंने a/b किया था, जहाँ पे a और b इंटीजर थे, वहाँ पे रिजल्ट ही पहले से इंटीजर आया। अब आप उसको इंटीजर में सेव करोगे तो भी 1 होगा, फ्लोट में करोगे तो 1.000 हो जाएगा। बट आपने वो डेसिमल वाला पार्ट वहीं पे खो दिया जहाँ पे आपने a/2 इंटीजर्स को डिवाइड किया, ठीक है। सो एक बार इसको वापस से देखना अगर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है, पर ये काफ़ी बेसिक फंडामेंटल है और ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बेसिक बट लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं इसको कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी कर देंगे। बट काफ़ी बेसिक शायद मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हो, आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। तो वापस चलते हैं ऑपरेटर्स के पार्ट में, और ये मेरे बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। और एक और इसमें ऑपरेटर देखा था हमने जिसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, राइट। तो अगर मैं इस लाइन को वापस से यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मॉड्यूलो, जहाँ पे मैं सिर्फ लेट्स से a मॉड्यूलो b प्रिंट कर रहा हूँ। अभी क्या करेगा, ये a और b 2 इंटीजर्स थे
दोनों का मॉड्यूलो क्या होगा, 7 मॉड्यूलो 5 इज़ 2, क्योंकि जब आप 7 को 5 से डिवाइड करते हो तो वो एक बार डिवीजन में जाएगा तो 5 1 जा 5 होगा, बचा रिमाइंडर 2, इसलिए आपका रिमाइंडर आता है 2, ठीक है। सो आई होप ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बिल्कुल क्लियर हुए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो इनको हम एग्जाम्पल्स में यूज़ कर रहे होंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे कैसे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे इनको आप कंडीशंस को आप वेरिएबल्स में स्पेसिफाई नहीं करते ना। आप ऐसा नहीं करोगे कि एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो और उसको कहीं वेरिएबल में सेव कर रहे हो, ठीक है। मतलब यूज़ केस इसका ज़्यादा वहाँ पे आएगा जब हम इसको कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, इफ एल्स, उन सब में देख रहे हो, ठीक है। सिमिलरली रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हम वहीं पे देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। सो उसके बाद बात कर लेते हैं एक कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर भी होते हैं, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर होता है जो एक टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी मतलब 3 ऑपरेंड्स को यूज़ करके वो ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। तो एक ऑपरेटर, तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क और स्लैश, मतलब ऐसे करके हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स है तो यहाँ पे बेसिकली एक इफ एल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसकी बात भी हम तभी करेंगे जब हम इफ एल्स को कंट्रोल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। वैसे ही एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ, जो बेसिकली यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल में, और किसी भी वेरिएबल को कितना साइज़ एलोकेट हुआ। तो अगर वो इंटीजर है तो उसको डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होगा, अगर वो फ्लोट है तो उसका डिफरेंट होगा, बूल है तो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर बताता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आपने इस ऑपरेटर्स के बारे में सब कुछ ही इस वीडियो में सीखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।